आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक ही वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे कवर करवा दूंगा। लेकिन आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम लूंगा, एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा। जो नहीं सुनना चाहते हैं वो स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट आप स्किप करके फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात रियल लाइफ स्टोरी है। 2003 का मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूँ। 27 साल की उम्र होती है और ट्रैकिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं अकेले, किसी को बिना बताए। अमेरिका के ब्लू जॉन कैनन की बात करेंगे, वहां पे ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं। कुछ ही डिस्टेंस कवर करते हैं, एक बड़ा सा पत्थर आप बोलो वो आता है, चट्टान सी आती है। तो राइट हैंड जो है, राइट हैंड के ऊपर वो आ जाती है डायरेक्ट, और उसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि राइट हैंड के ऊपर इतना बड़ा पत्थर का पीस आगे गिर चुका है। तो कैसे हिलोगे? अब कोशिश की जाती है इसको हटाने की, हटे सो दैट मैं आगे जा सकूं। कंटिन्यू कोशिश चलती है और ये कोशिश 5 दिनों तक कंटिन्यू चलती है। अब जो साथ में छोटा मोटा खाना वगैरह ले गए थे, पानी वगैरह ले गए थे, थोड़ा थोड़ा करके 5 दिन निकाले। अब वो खत्म हो चुका था सब कुछ, शरीर भी कमजोर पड़ रहा था। अब एक डिसीजन लेना था, क्या किया जाए, मरा जाए या फिर आगे निकला जाए। तो डिसीजन लिया जाता है, ये तो हिलने वाला नहीं है पत्थर, जो मेरा हाथ राइट हैंड है इसी को मैं काट देता हूँ। अब काटने के लिए है क्या, कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा टूल किट होता है, मल्टी टूल, उसको लिया जाता है। उससे पहले हड्डियां तोड़ने का काम किया जाता है, फिर अपने हाथ का मांस अलग किया जाता है, यानी कि पूरे राइट हैंड को काट के फेंक दिया जाता है। और उसके बाद वो आगे की तरफ निकलते हैं। 10 मीटर 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करके वो दोबारा नीचे की तरफ आते हैं और फिर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आगे जाते हैं। वहां पे जाके और भी लोगों ने मिलते हैं। तो इस तरीके से वो बचते हैं। सही टाइम पर डिसीजन लिया था। ये जो वीडियो है वो रियल लाइफ स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, और ये 127 आवर का टाइम इस तरह से निकाला था, इस तरह से स्पेंड करा था। मोटो कई सारे आप निकाल सकते हो। छोटी सी बात आपको बोलना चाहूंगा, कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उसका सोल्यूशन जरूर होता है। चाहे वो उस टाइम पर आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन आने वाले टाइम पर आपको बेस्ट लगता है। आज के टाइम पे जिनकी मैं बात करूँ, एलन जी की, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनका पूरा नाम अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में ईसीआई में लिख रहा हूँ। ये है कि कंस्टिट्यूशनल बॉडी है, काम है फ्री और फेयर इलेक्शन वगैरह करवाना। यहाँ से एग्जाम में तो क्वेश्चन बनने नहीं वाला, एग्जाम ओरिएंटेड आपको करवाना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखो, इनका काम क्या है, इलेक्शंस करवाना। मेन आपको बताओ ना, जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो गए, जैसे लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन, पार्लियामेंट की बात करता हूँ, लेजिस्लेचर सभी स्टेट की मैं बात करता हूँ, या फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। अब यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि ये जो है वो पंचायत के इलेक्शंस करवा रहे हैं, म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शंस करवा रहे हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो डायरेक्टली इनके इलेक्शंस नहीं करवाता, जैसे कि वो डायरेक्टली पार्लियामेंट के इलेक्शंस करवा रहा है, स्टेट लेजिस्लेचर के करवा रहा है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से ये समझ आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, स्टैब्लिशमेंट कब करी जाती है? 25 जनवरी 1950 को। और यही रीजन है कि 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन क्यों? क्योंकि इसी दिन इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। स्टार्टिंग में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सिंगल मेंबर कमीशन, एक ही इसमें मेंबर हुआ करता था। लेकिन अक्टूबर 16 की अगर हम बात करेंगे, 1989 की, तब ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन जाती है। मतलब अब यहाँ पर जो है एक सिंगल मेंबर नहीं रहा, अब इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर और होंगे। अब यानी कि यहाँ पे 3 मेंबर हुआ करेंगे। इस चीफ इलेक्शन कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले एक ही मेंबर था, 1989 में कर देगी। आज के बाद यहाँ पे 3 मेंबर हुआ करेंगे, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर हुआ करेंगे। और ये हुआ किसके थ्रू? इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के थ्रू ये करा गया था। और 1 जनवरी 1990 को इलेक्शंस के बाद दोबारा से ही इलेक्शन कमीशन की पोस्ट को खत्म कर दिया जाता है। दोबारा से ये सिंगल मेंबर वाला कमीशन बन जाता है। और फिर एक बार फिर से 1993 में इसे 3 मेंबर बॉडी बनाया जाता है। तो आपको समझ आया होगा, स्टार्टिंग में सिंगल मेंबर कमीशन था, फिर ये 1989 में 3 मेंबर कमीशन बन जाता है, 1990 में दोबारा से 1 मेंबर कमीशन, और 1993 से दोबारा से 3 मेंबर कमीशन बन जाता है। आज के टाइम की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है? 3 मेंबर, एक होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। इन्हें अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनका सेक्रेटरीट कहां पर है? जैसे बोलते हैं ना, इसके सेक्रेटरीट का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? यह निर्वाचन सदन, जो कि न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलता है। अभी जैसे आपको मैंने कहा कि क्या कंपोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एक, और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे।
अभी जब मैं बात करूं 2025 की, आप कभी वीडियो बाद में देखा तो अपडेट भी कीजिएगा। अभी जो 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो अभी प्रेजेंट में, वो 26 थे, ठीक है। 26 थे वो गणेश कुमार जी हैं, और जो दो इलेक्शन कमिश्नर साथ में, उनमें से एक है सुखबीर सिंह सिंधु और एक है विवेक जोशी। विवेक जोशी आपको नाम देखने को मिल रहा है। ये नाम तो आपको याद करने ही करने हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में वो पूछ लेगा, आप मुझे बताओ ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। वो थे सुकुमार सेन। इनका टाइम पीरियड 1950 जब इलेक्शन कमीशन बना तब से लेके 1958 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। फिर सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो बनते हैं 1958 से 67 तक रहते हैं, इनका नाम है कल्याण सुंदरम। और जो सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा ना कि सबसे ज्यादा टर्म तक रहने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है या लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तब भी आप बोलोगे कल्याण सुंदरम। और जैसे अभी आपको मैंने कहा ना 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार हैं, लेकिन इनसे पहले वाले कौन से थे, कभी भी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे 2022 से 25 तक वो रहे, वो थे राजीव कुमार। ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछेगा बताओ पहली वुमेन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी वो कौन थी, वो थी वीएस रामादेवी। और ये नाम इसलिए भी बन जाता है, सबसे कम टेन्योर, सबसे कम सर्विंग अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे वो भी यही थी। 16 डेज का सिर्फ टाइम पीरियड था, और ये 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी। क्लियर हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको कहा शॉर्ट में कि इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन होती है, रिकमेंड किया जाता है। रिकमेंड कौन करता है, एक सिलेक्शन कमेटी होती है। सिलेक्शन कमेटी बोलती है ये होने चाहिए इलेक्शन कमिश्नर, तो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। समझ लो, अभी सिलेक्शन कमेटी जो रिकमेंड कर रही है, सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा, इसके हेड होंगे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इसमें अपोजिशन के लीडर भी होंगे, और एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर भी होगा जो को नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। समझिए, तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, एक प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेटेड मिनिस्टर होंगे, और एक अपोजिशन वाले लीडर होंगे। ये कमेटी होती है सिलेक्शन कमेटी। ये रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि इन्हें बनाया जाए, और फिर प्रेसिडेंट उनको जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं। और में जो भी सीनियर मोस्ट होगा फिर उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाएगा। ये बेसिक से प्रोसीजर रहता है। पहले पहले क्या होता था, जो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करूंगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड किया करते थे, कोई कमेटी नहीं होती थी, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते थे। लेकिन मार्च 2023 की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करेंगे। ठीक है, ये कहा गया था, और बाद में फिर इस लॉ को एनेक्ट करा गया और इसमें चीफ जस्टिस को रिप्लेस कर दिया गया। देखो यहाँ पे क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर अब आज के टाइम में आपको मैंने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, और साथ ही साथ एक मेंबर जिनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। आज के टाइम पे ये होता है। तो पहले चीफ जस्टिस को रिप्लेस करके ये लाया गया 2023 की बात करूं, ये 2003 वाला ईयर था जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, टेन्योर और रिमूवल की बात करूंगा, जो इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे, टेन्योर क्या रहता है, 6 इयर्स तक का टेन्योर रहता है, या फिर जो भी पहले आ जाए। अगर 6 साल पूरे हो गए तो ठीक है, अगर 6 साल पूरे होने से पहले पहले 65 साल के हो गए तो 65 साल की उम्र होगी तो रिटायर होना पड़ेगा। इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस टाइम पे को रिटायर होना पड़ेगा। रिमूवल क्या है, अगर इम्पीचमेंट की बात करता हूँ तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा में, राज्यसभा में। जो प्रेसिडेंट होंगे उनकी 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए, वोटिंग के थ्रू होनी चाहिए। और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर होंगे फिर उनको प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन से। समझ गए। 60, ये एक और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड करो, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जो 61st अमेंडमेंट एक्ट था 1989 वाला, इस एक्ट के थ्रू क्या हो गया, जो वोटिंग एज से 21 से 18 ईयर्स कर दिया गया था। मतलब कि अब आप जो वोट कर सकते हो, अगर आप 18 ईयर्स के तो भी वोट कर सकते हो। पहले 21 ईयर्स की मिनिमम एज होनी चाहिए थी, अब मिनिमम एज 18 सेट कर दी गई थी। ये कब करा गया था, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 के थ्रू। आगे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेट करते हैं, और ये पार्ट 15 में आपको देखने को मिलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक जो आर्टिकल्स हैं ये सभी इसी इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, इसके आर्टिकल रहते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 324 बताता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कि ये इलेक्शंस करवाएंगे, सारी डिटेल जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर जाती है। आर्टिकल 3, अच्छा यहाँ पे 325 लिखा मैंने। आर्टिकल 325 की बात करूंगा, जैसे वोटर लिस्ट वगैरह की बात करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सबको वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, वो सब कुछ देखने को मिलता है।
आर्टिकल 326 में जो है वो जैसे 18 ईयर्स की एज है तो आपको वोटिंग का राइट है इस तरह से। आर्टिकल 327 जो है पार्लियामेंट कानून बना सकता है इस पर। आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेचर अपने स्टेट के इलेक्शन के लिए कानून बना सकते हैं। और आर्टिकल 329 में कहा गया कोर्ट को यहाँ पे इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने इसके जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या फिर जो भी आर्टिकल से रिलेट करते हैं वो सारे बता दिए हैं। की फंक्शंस क्या हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो बेसिक ही है कि फेयर इलेक्शंस करवाना, ये सब कुछ आप आराम से पढ़ सकते हो। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी जिसे कहते हैं इशू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए, कि एंश्योर किया जाए कि फ्री और फेयर मेथड में इलेक्शंस करवाए जाए। कोड ऑफ कंडक्ट पहली बार 1971 में लाया गया था जब 5th लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, और इलेक्टोरल फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड से ईपीआई शॉर्ट में कहा जाता है, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 में। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको लेकर, ईवीएम्स पहली बार इनका ट्रायल कब कराया गया 1982 में जब केरला में इलेक्शंस करवाए गए थे। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट रोल वीवीपैट की बात करूंगा, ये ट्रायल बेसिस पे 2013 में जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया था नागालैंड वाली साइड में। 2014 में नन ऑफ द अबव जो नोटा जिसे हम कहते हैं वो भी ऐड कर गया था वोटिंग मशीन में, ऑप्शन किसी को वोट नहीं करना नोटा पे क्लिक कर लो, नन ऑफ द अबव वाला 2014 में से ऐड करा गया था। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिकल पार्टिसिपेशन स्वीप जिसे कहते हैं, ये एक प्रोग्राम था जो कि एडुकेट करता था सिटीजन्स को इस वोटर लिस्ट के बारे में, इलेक्टोरल प्रोसेस के बारे में, कि आप अवेयरनेस पार्टिसिपेट वगैरह कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इन्होंने एक ओपन हैकाथन भी ऑर्गेनाइज करा था जिसमें लोगों को एनकरेज किया था कि आप ईवीएम को हैक करने की बात करी जाती तो आप आइए, जो भी ईवीएम को हैक कर सकता है वो आके हैक कीजिए, बट कोई भी हैक करने नहीं आया यहाँ पे इसको। फिर एक सी विजिल ऐप की बात करेंगे, ये लाई गई, कोई भी पब्लिक कंप्लेन है किसी को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशंस को लेकर वो इस ऐप के थ्रू कंप्लेन कर सकता है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन है वो ऑर्डिनरी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 136 जो कि स्पेशल लीव पिटीशन आती है सुप्रीम कोर्ट में। अब जैसे मैंने कहा ना कि जो जैसे पंचायत की बात की मैंने, म्यूनसिपलिटीज की बात की, वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस नहीं करवा रहा, तो वहां पे कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन ऑफ इंडिया जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अलग अलग स्टेट में अपने इलेक्शन वगैरह करवाता है। 1950 में ही इसकी फॉर्मेशन करी गई थी। स्टेट इलेक्शन कमीशन of गवर्नर अपॉइंट करते हैं, उनकी मदद करने के लिए आगे और भी कमीशन आपको देखने को मिलते हैं। इनका काम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपलिटीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ब्लॉक पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये सारे इलेक्शन वगैरह करवाना, बाकी जो इलेक्टोरल अपडेट वगैरह करना, वो सारा काम इनका ही देखने को मिलता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर मैंने आपको टू द पॉइंट बता दिया। उम्मीद की होगी मैंने आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर आपके सामने लाया है। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।